तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 13 अगस्त संडे है। आप सबने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। हालांकि मैंने ये बात कई बार बता रखी कि संडे को जो इकोनॉमी टाइम्स आता है उसमें कोई विशेष न्यूज़ नहीं आती दोस्तों। ऐसे ही लंबे लंबे कॉलम आते हैं यूजलेस टाइप के, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इकोनॉमी की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों, मैंने फिर क्या किया, एक पुरानी ओल्ड न्यूज़ निकाली। बेसिकली हम संडे को डेली न्यूज़ का तो वीडियो नहीं बनाते, लेकिन एक कंसेप्ट टॉक के रूप में कोई ना कोई एक इकोनॉमी का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना दोस्तों, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यही चीज़ के लिए मैंने क्या किया, एक पुराना न्यूज़ निकाली। सबसे पहले आप देखिए, इंडिया इंपोर्टेड 141.9 लाख टन। इंडिया ने क्या किया, 141 लाख टन का इंपोर्ट किया है दोस्तों। किस चीज़ का? जो इडिबल ऑयल ना, खाने का तेल हम खाते हैं ना आम जिंदगी में, इस इडिबल ऑयल का हम इंपोर्ट किया। अब आपको सुन के ये बात झटका लगना चाहिए। आप और हमारे मन में जो बैठा हुआ है कि इंडिया में क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद इंडिया है ना सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर बन गया। अभी बड़े, और हम तो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं। हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, वीट एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम तो राइस के। तो सर अभी भी हम ये खाने के तेल के लिए दुनिया पर निर्भर है क्या? तो दोस्तों, ये आपको जान के बड़ा झटका लगेगा। हम है ना ऑयल सीड में जो तिलहन होता है ना, खाने का तेल, इसमें दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वो इंपोर्टर है। पूरी दुनिया में क्या करते हैं इंपोर्टर कंट्री देश, उनमें इंडिया इज नंबर 1। ये सुन के आपको झटका लगेगा। साथ में ऑयल सीड छोड़ो, पल्सेज दालें जो हमारी खाद्य, हमारी आम जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेली लगभग हर घर में दाल बनती है। ये पल्सेज भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हम इसके बारे में पूरा जानेंगे, इसका क्या रीजन है कि भाई हम इतना सारा ऑयल सीड पल्सेज वगैरह क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना उसका। जहाँ हम चावल इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम फिर हमारे घर में ऑयल सीड या तिलहन को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। साथ में गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स कर रही है इसके लिए, जो ऑयल सीड को मैं हमको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। तो आज दोस्तों हमारी जो पूरी कहानी होगी, कंसेप्ट टॉक होगा, बेसिकली ऑयल सीड जो तिलहन की खेती के बारे में होगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो जो इंडिया में मेजर ऑयल सीड है, खाने के तेल, बेसिकली जो खाने का तेल आता है ना, वही फसल पैदा होती है। सबसे पहले ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल बाजार में मिलता है। ग्राउंडनट, सपोला का तेल मिलता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल जिसको हम कहते हैं, ये मेजर पार्ट है। सोयाबीन का तेल बाजार में मिलता है। लिनसेड होता है, मस्टर्ड सरसों, कैस्टर होता है, नाइजर होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ऑयल सीड होते हैं। जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे घर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल। सनफ्लावर ऑयल भी कई जगह इस्तेमाल होता है, सूरजमुखी का तेल। मस्टर्ड सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोयाबीन का तेल अधिकांश घरों में सब्जी बनती है। इसके अलावा एक और होता है पाम ऑयल, का नाम सुना होगा आपने, बाजार में पाम ऑयल भी मिलता है। तो ये पूरी सब कहानी क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो दो चीज़ों में आपको अंतर समझना चाहिए। एक तो होता है सीरियल, जिसको हम कहते हैं अनाज। तो कि भारत अनाज के उत्पादन में ये हो गया वो हो गया। तो अनाज क्या है? एक कहते हैं फूड ग्रेन, खाद्यान्न। बचपन से आप सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे कि हम क्या, इंडिया अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। तो दोस्तों, जो ये अनाज होता है ना, बेसिकली सीरियल, जो हम चीज़ खाते हैं ना, सिंपल, जैसे गेहूं, चावल, ये चीज़ें इसमें आती है। वीट, डेली लाइफ में जो हम चीज़ खाते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, और एक मोटा अनाज, कोर्स ग्रेन, जो मोटा अनाज कहते हैं ना हम जिसको, जैसे कि क्या, ज्वार बाजरा मक्का, ये ऐसी चीज़ें जो डे टू डे में जिनकी हम रोटी बना के ऐसे खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनाज। लेकिन दोस्तों, फूड ग्रेन व्यापक अवधारणा है, बड़ी लार्ज कंसेप्ट है। फूड ग्रेन के अंडर में दोस्तों सीरियल तो आता है, प्लस अगर हम इसमें दालें, पल्सेज को शामिल कर लें, जो डेली हमारे खाने में चीज़ क्या होती है भाई, अनाज के अलावा तो अनाज से रोटी बन की, साथ में सब्जी में हम दाल खाते हैं, साथ में सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। तो वेजिटेबल ऑयल, या फिर इसको हम कहते हैं ऑयल सीड। ये दो चीज़ों को अगर हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं दोस्तों, तो वो फूड ग्रेन कहलाता है, खाद्यान्न कहलाता है। तो आज से आपको इस चीज़ को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अनाज और खाद्यान्न में क्या अंतर है। अनाज का सिंपल सा मतलब है वीट, राइस, और जो मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का, रागी वगैरह हो सकती है। लेकिन अगर फूड ग्रेन शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों एक व्यापक अवधारणा है। इसमें है ना ऑयल सीड, तिलहन, साथ में वेजिटेबल जो पल्सेज होती है, दालों को शामिल किया जाता है। दलहन, अगर तिलहन को शामिल कर लें तो हमारा बनता है फूड ग्रेन। तो जो सालाना डेटा आता है ना, गवर्नमेंट जारी करती है कि इंडिया में इस बार खाद्यान्न इतना पैदा हुआ,
बढ़ के इतना घट गया बढ़ गया। तो दोस्तों ये तीन चीज़ों का उसमें शामिल होता है, गेहूं चावल साथ में पल्सेज और वेजिटेबल का डाटा उसमें शामिल होता है। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ों का अंतर समझ लिया, सीरियल में राइस व्हीट आ गया, फूड ग्रेन में क्या होता है दोस्तों, सीरियल के साथ में डालें और ऑयल सीड तिलहन को मिला दो तो फूड ग्रेन कहलाता है। अब दोस्तों हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई सारी समस्याएं हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, ये आप सब जानते हैं, पढ़े भी हम, लेकिन जो उसकी आज मेजर प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम की बात मैं करूंगा कि देखो हमारा जो एग्रीकल्चर फार्मर है ना, फार्मर, उनका जो मोटा मोटा रुझान है ना वो ऐसा सीरियल के टाइप है, अनाज की तरफ है। सीरियल में भी स्पेशली दोस्तों गेहूं और चावल का जो हमारा किसानों का रुझान है व्हीट और राइस प्रोडक्शन पे। आप पंजाब चल जाओ, हरियाणा चल जाओ, यूपी चल जाओ, वेस्ट यूपी, वहां पर है ना धड़ल्ले से व्हीट राइस इनका प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दोस्तों एमएसपी सिस्टम। भारत में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है, एमएसपी सिस्टम, ये बेसिकली गेहूं और चावल के प्रति झुकाव रखता है। अभी गेहूं पंजाब में जितना भी पैदा होता है उसका लगभग 90% से अबव गवर्नमेंट खरीद लेती। चावल अगर जो पैदा प्रोडक्शन होता है पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में तो 90% से ज़्यादा गवर्नमेंट खरीद लेती है। तो अगर आपको एमएसपी पे गवर्नमेंट गारंटी मिल रही है तो आप वही चीज़ बोओगे ना जिस पर आपको प्राइस गारंटी मिल रही है। तो हमारा जो फार्मर का इंडियन एग्रीकल्चर की मेजर प्रॉब्लम है वो फार्मर का झुकाव किसकी तरफ है? सीरियल के प्रति है, व्हीट और राइस के प्रति है। दोस्तों यहाँ पर पल्सेज दालों प्लस ऑयल सीड, ये तिलहन के प्रति किसानों का इतना रुझान नहीं है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में कितना सा तिलहन पैदा होता है, कितने से दालें पैदा होती है। तो जहां हम इनमें क्या कर रहे हैं, धूम मचा रहे हैं गेहूं चावल में, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। भारत दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। तो यहाँ तो हम नंबर 1 नंबर 2 पे, नंबर 1 नंबर 2 पे, लेकिन और दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। चावल व्हीट इंडिया बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ हमको क्या हो जाता है, पल्सेज ऑयल सीड में हम दोस्तों इंपोर्ट करते हैं। मैं स्पेशली ऑयल सीड के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये ऑयल सीड में ना इंडिया में इतना कम प्रोडक्शन होता है कि हम लगभग अगर हमको 100 kg ऑयल सीड चाहिए तो हम 55% इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी मात्रा में, छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, 55% तक जो हमारी दैनिक आवश्यकता होती है, जितनी हमको आवश्यकता है तिलहन की, खाद्य तेल की, उसका 55% तक हम इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया नंबर 1 क्या है, इंपोर्टर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है ऑयल सीड का, तो इंडिया ही करता है। तो ये एक चैलेंजिंग बात है नहीं है, ये एक शर्मनाक बात है दोस्तों। इतनी बड़ी मात्रा पर किसी दूसरे देशों पर निर्भरता बहुत अच्छी बात नहीं। एक तो इससे हमारा फॉरेक्स का लॉस होता है, फॉरेक्स का लॉस होता है। विदेशी मुद्रा भंडार है हमारे पास में, हर साल इतनी बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट करेंगे ऑयल सीड को, तो हमारा क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार का होगा। साथ में हमने इसमें क्या होगा, प्राइस में वोलेटिलिटी होगी, कीमतों में क्या होगी, कीमतों में वोलेटाइल होगा, घटती बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन से हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन की जो कंट्री का इंपैक्ट डलेगा। जैसे रशिया यूक्रेन वार हुआ तो हम रशिया यूक्रेन से मंगाते हैं सनफ्लावर ऑयल, जो सूरजमुखी का तेल है दोस्तों, हम रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ वार हुआ तो हमारा क्या होगा, सनफ्लावर और जो ऑयल की है उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये दोस्तों बहुत चिंताजनक बात है। खाने के मामले में भी आत्मनिर्भरता बहुत बुरी बात है दोस्तों। लैपटॉप इनमें चल जाता है क्योंकि खाने की चीज़ नहीं, लेकिन फूड है ना, फूड ग्रेन खाद्यान्न इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ऐसी चीज़ों के लिए हम दुनिया में क्या होना चाहिए, हमको दुनिया से इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चिंताजनक बात है, इंपोर्ट की एक लॉस होता है। तो आप सबसे पहले देखते हैं इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है दोस्तों, उसका जो किसानों का झुकाव है वो राइस और व्हीट के प्रति है। क्यों? क्योंकि वहाँ एमएसपी की गारंटी है, तो वहाँ गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीद लेती, तो किसान क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, धूम मचा रखी है। इंडिया क्या, राइस और व्हीट में हम नंबर 2 प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। और चावल में तो मैंने बताया था आपको, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 40% चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइस में तो वहाँ धूम मचा रखी, लेकिन हमको फिर ऑयल सीड में क्या हो गया, हमको दालों में क्या हो गया, जो हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। देश में क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम स्कीम देखेंगे, भारत सरकार ने कई सारी स्कीम लॉन्च करी है जिसके द्वारा वो ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये इसको हम हाइपोथेटिकल नहीं, हम इसको एक डेटा के माध्यम से देखेंगे। जैसे ऑयल सीड है तो मैंने बता दिया हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। अभी लेटेस्ट में 2-3 दिन पुरानी जो न्यूज़ थी, बेसिकली जो मैंने न्यूज़ आपको पढ़ाई थी इकोनॉमिक टाइम्स की, उसमें पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया था। जो लेटेस्ट डेटा है ना 2021-22 का, ये 2021-22 का डेटा कहता है कि ऑयल सीड जो तिलहन है ना, हमको 258 लाख टन के आसपास का तिलहन की आवश्यकता थी 2021-22 का। ये डेटा अभी अब
हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से दोस्तों हमारे पास में लगभग 116 लाख टन का हम प्रोड्यूस करते हैं देश में, और 142 लाख टन हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो सोचो प्रोडक्शन कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। ये लगभग टोटल जो हमारा खर्च खपत हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, उसका 55% तक हम इंपोर्ट करते हैं। तो सोचो आप, अगर 100 किलो टन ऑयल सीड की आवश्यकता है तो हम 55% तक इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये डेटा याद नहीं रखना, 258, 200, 142, 116 कुछ भी याद नहीं रखना, मोटा मोटी हमको याद रखना कि हमारे देश में जितनी ऑयल सीड या तेल की खाद्य तेल की जितनी खपत है उसका 55% तक हम इंपोर्ट करते हैं, और हम इंडिया का और नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर हैं। पूरी दुनिया में क्या है, हम नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर हैं। सबसे ज़्यादा फूड ऑयल जो है ना, जो ऑयल सीड खाद्य तेल का हम इंपोर्ट करते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ये डेटा 140, 142, 116, 258 याद नहीं रखना, हमको मोटा मोटी याद रखना कि हमारा देश लगभग जितनी आवश्यकता होती है जो वेजिटेबल ऑयल की, उसका 55% तक इंपोर्ट करता है, और जो हम इंडिया दुनिया में नंबर 1 लार्जेस्ट इंपोर्टर है। लॉस क्या होता है मैंने बता दिया, विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है, प्राइस वोलेटिलिटी आती है, दूसरे देशों पर निर्भरता अच्छी बात नहीं है। इंडोनेशिया जैसे देश हमको क्यों घुर्राते हैं, बताऊंगा मैं। इंडोनेशिया जैसा देश हमको हमारे ऊपर घुर्रा जाता है, क्यों? कहीं ना कहीं ये ऑयल सीड के कारण ही होता है, उसका भी हम देखेंगे आगे। अब कौन कौन से मेजर ऑयल सीड क्रॉप होती है, तो सबसे मैंने पहले बताया सोयाबीन सबसे मेजर पार्ट है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा दोस्तों पैदा होती है एमपी में, और या मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, सोयाबीन स्टेट कहते हैं सबसे ज़्यादा। तो सोयाबीन होगी, सरसों होगी। राजस्थान में तो आप जानते हो खूब सारी सरसों पैदा होती है, अलवर भरतपुर के एरिया में। नंबर 1 कौन है, मस्टर्ड में राजस्थान है। इसके बाद ग्राउंडनट, मूंगफली, जो तेल हम खाते हैं आम जिंदगी में, जाहिर सी बात है वही प्रोड्यूस होगा। तो गुजरात नंबर 1 है ग्राउंडनट में। इसके बाद सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये 4-5 मेजर है, और भी है मैंने बताया था स्टार्ट में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ऑयल सीड की क्रॉप है ना इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन है, फिर मस्टर्ड है, फिर ग्राउंडनट है दोस्तों, फिर सनफ्लावर है। ऐसे 4 मेजर जो ऑयल सीड की क्रॉप है। अब हम इंपोर्ट करते हैं, 55% इंपोर्ट करते हैं। सपोज करिए 55% मैं 100 मान लूँ, तो हम सबसे ज़्यादा कौन सा ऑयल इंपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, पाम ऑयल बेसिकली सस्ता पड़ता है। क्या पड़ता है? चीप पड़ता है। ये और जो तेल आते हैं ना बाजार में खाने के, उनकी तुलना में पाम ऑयल सस्ता पड़ता है दोस्तों। चाहे वो सोयाबीन का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे मूंगफली का हो, इन सब में सस्ता कौन सा पड़ता है? पाम ऑयल का। तो इंडिया के गरीब पब्लिक इस चीप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। तो हम सबसे ज़्यादा, और इसका हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, तो हम है ना इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ऐसे देशों में दोस्तों पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा देखो टोटल अगर 100 लीटर हम इंपोर्ट करते हैं तो 62% हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया से। तो सोचो भारत में जो सब्जी बन रही है उसके लिए हम मलेशिया और इंडोनेशिया पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए वो देश क्या करते हैं, कई बार हम पे घुर्रा जाता है। स्पेशली मलेशिया तो नहीं, इंडोनेशिया कई बार वो पहले कोई पीएम बन गया था, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही उग्र थे वो, तो वो कश्मीर के मुद्दे पर इन पर हमारे खिलाफ बोल जाया करते थे। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्यों? क्योंकि हमारे पाम ऑयल का दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे खाने की रसोई में, थाली में, और हम डिपेंडेंट है इंडोनेशिया मलेशिया पर। सोयाबीन का ऑयल दोस्तों, जो टोटल ऑयल में 22% जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, और ये इंपोर्ट होता है अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से। अर्जेंटीना में काफ़ी बड़ी मात्रा में सोयाबीन प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम सनफ्लावर का ऑयल इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन, रशिया से। तो हमने क्या देखा, जब हम टोटल ऑयल सीड इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट किसका है? मेजर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल का। क्यों? ये सस्ता पड़ता है दोस्तों, चीप पड़ता है। लगभग 62% के आसपास हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। टोटल इंपोर्ट में 62% इंपोर्ट पाम ऑयल का हिस्सा है दोस्तों। ये हम करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से, 2 मेजर कंट्री है। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं सोयाबीन का ऑयल, सोयाबीन इंपोर्ट। ये मेजर अर्जेंटीना से होता है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। थर्ड नंबर पर दोस्तों सनफ्लावर ऑयल, ये हम इंपोर्ट करते हैं रशिया, यूक्रेन। अब रशिया यूक्रेन वार हुआ था, तब इंडिया में क्या हुआ था, ये जो तेल है ना खाने का तेल, इसकी कीमतें बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि सनफ्लावर ऑयल का दोस्तों इंपोर्ट बंद हो गया था। अगर ये इंपोर्ट बंद हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, सप्लाई घट जाएगी। सप्लाई घट जाएगी तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक ये पूरी कहानी अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ाएं। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किया, भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किया। गवर्नमेंट देश में चाहती है, देखो गवर्नमेंट का भी जो रुझान है ना,
बेसिकली वो चाहती है कि व्हीट राइस का जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, अनाज गोदाम में सड़ रहा है दोस्तों, एमएसपी के तहत खरीदते गोदाम में, तो गोदामों में अनाज सड़ रहा है, तो थोड़ा सा किसान जो फार्मर शिफ्ट करे किसकी तरफ, फार्मर का जो शिफ्टिंग हो ना वो किसकी तरफ हो, वो दालों की तरफ, पल्सेर की तरफ, वो तिलहन की तरफ, ऑयल सीड की तरफ शिफ्ट करे किसान। तो इसके लिए सबसे बड़ा टूल है एमएसपी। आज की डेट में अगर आप लेटेस्ट में डेटा देखना कभी भी जब एमएसपी की घोषणा होती है तो गवर्नमेंट है ना, ये पल्सेज का, ऑयल सीड की, इनकी एमएसपी ज्यादा बढ़ाती है, एमएसपी इंक्रीज मोर कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। गेहूं और चावल की एमएसपी ज्यादा नहीं बढ़ाती गवर्नमेंट, एमएसपी कम बढ़ाती दोस्तों। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एफर्ट है, गवर्नमेंट जो एफोर्ड कर सकती है सबसे बड़ा एमएसपी का है। जिस फसल की गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा देती है ज्यादा, उस फसल को किसान पैदा करता है। अभी के डेट में व्हीट और राइस की क्या एमएसपी ठीक ठाक थी, और पल्सेज ऑयल सीड की एमएसपी कम थी या उसकी परचेज नहीं होती थी, तो किसान क्या करते थे, व्हीट और राइस प्रोड्यूस करते थे। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, शिफ्टिंग चाहती है, तो शिफ्टिंग कैसे करो। तो आज की डेट में जब आप हमेशा जब भी न्यूज आए कि गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड करी, तब न्यूज देखना और वो उसकी रेट पढ़ना, प्राइसेज देखना कि जो पल्सेज होती है दाल और ऑयल सीड, इनकी एमएसपी ज्यादा बढ़ाती है कंपेयर टू व्हीट और राइस, ताकि किसानों को क्या मिले, एक प्रोत्साहन मिले कि वो पल्सेज और ऑयल सीड की खेती करे। तो गवर्नमेंट का पहला एफर्ट तो आपने देख लिया, एमएसपी के माध्यम से गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, इनकी एमएसपी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। दूसरी दोस्तों एक चलाया था कंसेप्ट येलो रेवोल्यूशन का, लगभग ये 1986 की बात है, पुरानी बात है काफी। इस 1986-7 में दोस्तों ये येलो रेवोल्यूशन इंडिया में लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था भाई, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था पहले। इसने हमको क्या किया, इसने हमको व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ावा दिया देश में, इसमें आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन खाद्य तेल पर नहीं थे, तो खाद्य तेल को बढ़ावा देने के लिए येलो रिवोल्यूशन को लाया गया, जिसके तहत बेसिकली मस्टर्ड के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। सरसों का, सरसों पीली होती है, आप देखा होगा सरसों के फूल, फिर सरसों का प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, येलो रिवोल्यूशन लाया गया था। काफी हद तक सक्सेसफुल रही थी दोस्तों, क्या रही थी, काफी हद तक सक्सेसफुल रही थी, देश में सरसों का उत्पादन काफी बढ़ा था। लेकिन ये लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं थी, लंबे टाइम तक रेगुलर इसने क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया, एक लेवल तक बढ़ाने के बाद ये रुक गई दोस्तों। तो अभी आज की डेट में कई लोग मांग करते हैं कि भाई येलो रेवोल्यूशन क्या किया जाए, 2.0 लेके आया जाए। अभी नहीं लेके आया गवर्नमेंट, देखते हैं क्या होता है। तो येलो रेवोल्यूशन लॉन्च इन 1986-7, क्या उसका उद्देश्य था, तो देश में ऑयल सीड है ना, तिलहन को, स्पेशली मस्टर्ड और सेसम, इन दो फसलों का प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था, जिससे देश में क्या हो, आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस। ठीक है यहाँ तक बात। इसके बाद दोस्तों सेकंड स्कीम की लॉन्च की गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आप सबने पढ़ा होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत गेहूं, चावल, दालें, इनको प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था। तो इसी का एक कंपोनेंट था दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का, ऑयल सीड और ऑयल पाम, ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ये देख सकते हैं आप, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, NFSMOSOP। ये बेसिकली 2018-19 में लॉन्च किया गया था, 2018-19 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है, ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पाम ऑयल है, ऑयल पाम, इसके भी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये दो काम हो गए, दो स्कीम हो गए। अब थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, थर्ड इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, नेशनल मिशन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे लेटेस्ट है, ऑन एडिबल ऑयल, और देश क्या है, ऑयल पाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। बाकी स्कीम तो पुरानी होगी, येलो रिवोल्यूशन पुरानी होगी, NFSM पुराना हो गया बहुत, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया। लेकिन दोस्तों ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, ऑयल पाम, बेसिकली NMOEOP, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। इसकी घोषणा 2021-22 में की गई थी। इसके बाद इसको कैबिनेट ने परमिशन दी। अब इसके नाम से स्पष्ट है क्या करना है कि देश में जो एडिबल ऑयल है, खाद्य तेल है, इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। और किसको, तो ये सबसे ज्यादा बल दे रहा है ऑयल पाम को। जो पाम ऑयल होता है ना, जो खाद्य तेल है पाम ऑयल, ये पाम ऑयल अभी हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, हम करते हैं मलेशिया से। तो ये इंपोर्ट खत्म करना है दोस्तों, और देश में क्या करना है, जो पाम ऑयल है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। इसके लिए भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की गई है। बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ पैसा केंद्र देगा, कुछ राज्य देगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कुछ पैसा केंद्र देगा, कुछ पैसा राज्य देगा।
इसमें दोस्तों लगभग 11,000 करोड़ का बजट है, 11,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी और इसमें स्पेशल फोकस दिया गया है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। भाई देखो हर चीज, और अंडमान निकोबार, देखो बात क्या है ना, हर चीज हर जगह पैदा नहीं हो सकती। जो पाम ऑयल है उसके लिए अलग से क्लाइमेट चाहिए, तो ऐसी क्लाइमेट इंडिया में कहाँ फिट बैठती है? ऐसी क्लाइमेट फिट बैठती है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में और साथ में अंडमान निकोबार में। तो ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में और अंडमान निकोबार में देश में जो ये पाम ऑयल है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? तो देश में क्या किया जाएगा, ये पाम ऑयल का जो ट्री होते हैं इनका प्लांटेशन किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी? सब्सिडी देगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ये बेसिकली इसकी अनाउंसमेंट 2021-22 में की गई थी। अगस्त 2021 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिस पर गवर्नमेंट लगभग 11,040 करोड़ के आसपास खर्च करने का प्लान है। देश में क्या करेंगे, जो पाम ऑयल के प्लांटेशन है उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, उसका प्लांटेशन को बढ़ावा देना है। स्पेशल फोकस है नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार के आइलैंड पर। तो दोस्तों जो हमारा ये मुद्दा था ये यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।